शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। ये वीडियो उनके लिए जिन्हें देश और देशभक्ति से कुछ मतलब है, क्योंकि अगर देश और देशभक्ति से मतलब है तो आपको पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आधुनिकता के इस युग में आजकल के बच्चों और युवाओं के आदर्श भी आधुनिक हो गए हैं। वे फिल्मों में जिस भी कलाकार को अच्छी स्टोरी के साथ बट काल्पनिक स्टोरी के साथ अभिनय करता हुआ देखते हैं, वे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसे अपना आदर्श बना लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ उन आदर्शों की जो देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे। जिस उम्र में आजकल के बच्चे लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी उम्र में एक बच्चे ने देश को आज़ाद कराने का सपना देख लिया था। और ये सपना इतनी शिद्दत से देखा गया कि उस बच्चे ने अपना नाम ही आज़ाद रख लिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। आज़ाद जी का असली नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी और माताजी का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। आज़ाद जी अपने घर में अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। आज़ाद जी आज़ादी के उन महानायकों में से हैं जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल महत्वपूर्ण बल्कि अतुलनीय है। इसके बावजूद भी आज़ाद जी को कभी वो दर्जा नहीं मिला जो दूसरे क्रांतिकारियों या नेताओं को मिला है। कभी उनकी जयंती या कभी उनके बलिदान दिवस पर कोई बात नहीं होती, ना कहीं ये मनाया जाता जैसे दूसरे नेताओं का या दूसरे क्रांतिकारियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज आज़ाद जी का जन्म दिवस है और इसीलिए ये खास वीडियो आज बनाई गई है। इसमें बात होगी आज़ाद जी की, आज़ाद जी के विचारों की, आज़ाद जी से जुड़े उनके जीवन और उनके क्रांतिकारी जीवन की। आज़ाद जी अपने घर में सबसे छोटे थे और छोटी सी उम्र में वे एक मोती बेचने वाले के साथ मुंबई चले गए काम की तलाश में। इसके बाद मुंबई में जहाज़ रंगने वाले किसी मज़दूरों की सहायता से उन्हें काम मिल गया और वे वहाँ मज़दूरी करने लगे उनके साथ। तो वो जीवन था छोटा सा, मतलब छोटा सा वो समय था जब आज़ाद जी वहाँ रहे। दिन में काम करते और रात में एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे मज़दूरों के साथ सो जाते और यही कुछ दिनों तक चलता रहा। ये जीवन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घुटन भरा और असहज हो रहा था। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता, लेकिन रात बिताना उनके लिए बहुत मुश्किल था। आज़ाद जी के मन में ये आया कि यार, अगर मज़दूरी ही करनी है, नौकरी ही करनी है या पैसा ही कमाना है तो अपना गाँव क्या बुरा है, वहाँ भी तो एक काम हो सकता था। और इस तरह विचार करते करते वे वहाँ से एक दिन चले गए। बनारस की ट्रेन पकड़ी मुंबई से और बनारस चले गए संस्कृत विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने। लेकिन अपने साथ बम्बई से जाते समय वे लेके गए मज़दूरों के साथ रहने का बहुत बड़ा अनुभव, जो कि आगे चलकर क्रांतिकारी जीवन में उनके काम आया। क्योंकि जब भी दल के बीच चर्चा होती तो आज़ाद जी मज़दूरों, किसानों और आदिवासियों पर खुलकर अपने विचार रखते, क्योंकि वे इनके बहुत निकट अपना जीवन बिताकर बड़े हुए। बनारस पहुंचने के बाद आज़ाद जी की मुलाकात उन्नाव निवासी श्री शिव विनायक जी से हुई। उन्होंने ही उन्हें संस्कृत पाठशाला में दाखिला दिलाया और आगे पढ़ाई लिखाई में उनकी सहायता की। ये वो दौर था जब गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस आंदोलन का प्रभाव हर व्यक्ति पर बहुत गहरा था। 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे तो आंख बंद कर कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हीं में से आज़ाद जी भी एक थे। एक बार आंदोलन के लिए किसी जगह धरना चल रहा था, आज़ाद जी भी उस धरने में शामिल थे। तो धरने में लोगों के साथ आज़ाद जी को भी पुलिस उठाकर ले गई। तो अगले दिन मैजिस्ट्रेट के सामने आज़ाद जी को पेश किया गया और उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है। उस दिन पहली बार आज़ाद जी ने अपना नाम मैजिस्ट्रेट के सामने बताया, आज़ाद। पूछा गया पिता का नाम, उत्तर मिला स्वाधीनता। पूछा गया पता, उत्तर मिला जेल खाना। इन उत्तरों से मैजिस्ट्रेट जो है खींच गया, उसे गुस्सा आ गया। उसने आज़ाद जी को 15 कोड़ों की सज़ा सुना दी और आज़ाद जी महज 15 वर्ष के थे उस समय पर। आप या हम या कोई भी होता तो ये सज़ा सुनकर कांप उठता, लेकिन 15 साल के उस बालक ने हर कोड़ा पड़ने पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए
और 15 कोड़ा खाते खाते वे बेहोश हो गए। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े इसमें आंख मूंद कर कूद चुके थे। बच्चे अपने सरकारी स्कूलों से अपना दाखिला कटवाकर कॉपी, बस्ते, पेन नाली में डालकर आंदोलन में कूद पड़े थे। उस वक्त चौरी चौरा नामक एक स्थान पर एक घटना हुई। पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी और बदले में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें से कि कुछ पुलिस वाले जलकर मर गए। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद देश का हर वो बच्चा जो गांधी जी को अपना आदर्श मान चुका था और उनकी बात पर आंख मूंद कर कूदने के लिए किसी भी आंदोलन में तैयार था, वो सब गांधी जी से निराश हो गए। उन्होंने अपना ही एक अलग रास्ता चुन लिया, जिसमें जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और इनके साथ के सभी क्रांतिकारी शामिल हैं। तो उसके बाद आज़ाद जी की मुलाकात श्री ममनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी से हुई। वे दोनों पहले से ही क्रांतिकारी दल एचआरए के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी करते थे। इसी दल में फिर आज़ाद जी को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें कि आज़ाद जी सबसे छोटे थे और आज़ाद जी के स्वभाव को देखकर, उनका जोशीलापन, उनका दृढ़ निश्चय, ये सब देखकर उन्हें भी इस दल में शामिल कर लिया गया। क्रांतिकारी दल एचआरए को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए सदा ही धन का अभाव रहता था। धन की कमी को पूरा करने के लिए वे अपने ही देश के किसी धनी किंतु क्रूर और बुरे व्यक्ति के घर डाका डालते थे और पैसे कमाते थे, मतलब पैसे जुटाते थे क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने के लिए। तो अब दल का ये निर्णय हुआ, जिसमें कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कहा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम सरकारी खजाना लूटेंगे। काकोरी षड्यंत्र, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को अब एचआरए ने प्लान बनाया, काकोरी में ट्रेन को लूटा जाएगा। जो भी खजाना, जो भी पैसा अंग्रेज बाहर लेके जाते हैं, उसे वहाँ पर लूटा जाएगा। इसके लिए 10 क्रांतिकारी शामिल थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी, मनमनाथ गुप्त जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, मुकुंदी लाल जी, मुरारी लाल जी, बनवारी लाल जी, सचिंद्र नाथ बख्शी जी और केशव चक्रवर्ती जी। इन सब ने मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया और अंग्रेजों के मुंह पर पैरों के तलवे से तमाचा मारा। यह इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। आज तक इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला और इन्होंने खुले तौर पर अब अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दे दी थी। इसके बाद गिरफ्तारियों और फांसियों के दौर शुरू हो गए। धीरे धीरे करके एचआरए के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद जी और कुंदन लाल जी के, जिसमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, अशफाक उल्लाह खां साहब और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सज़ा हुई। एचआरए के कुछ सदस्यों को काला पानी की सज़ा हुई और कुछों को आजीवन कारावास। अब एचआरए पूरी तरह टूट चुका था। सभी क्रांतिकारी जेल में थे और कुछों को फांसियाँ हो चुकी थी। बाहर सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी और कुंदन लाल जी थे। इस दल को पुनः संगठित करना बहुत कठिन था। आज़ाद जी भी दल के टूटने के साथ पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह जी से। फिर एचआरए दोबारा संगठित किया जाता है, जिसके कमांडर इन चीफ आज़ाद जी खुद होते हैं और इनके साथ होते हैं भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगवती चरण बोरा जी, बटुकेश्वर दत्त जी, शिव वर्मा जी, जतिन नाथ दास जी। इन सब ने मिलकर एचआरए को पुनः संगठित किया और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरे देश में फिर से संचालित करना शुरू किया। इसके बाद फैसला हुआ, साइमन जब भारत आ रहा था तो दल ने फैसला किया कि लाला लाजपत राय जी के साथ वो जो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन को वापस भेजने के लिए इन सब ने भी लाला लाजपत राय जी का साथ दिया। उस दौरान अंग्रेज़ों की लाठियों से लाला लाजपत राय जी को बहुत गहरी चोटें आई, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो है इस धरती माँ के लिए शहीद हो गए। यह शहादत और ये बलिदान हमारे लिए तो बहुत गर्वपूर्ण था, लेकिन जिन अंग्रेज़ों की वजह से लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई थी, यह पूरे देश के मुंह पर एक तमाचा था। स्कॉट, जो कि लाला जी की हत्या का सबसे बड़े जिम्मेदार था, अब उसको शूट करने का, उसे ख़त्म करने का फैसला लिया गया, जिसमें शामिल थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी और जय गोपाल जी। जिसमें से सुखदेव जी ने प्लान बनाया और प्लान में था
भगत सिंह जी और राजगुरु जी उसे शूट करेंगे। आज़ाद जी उन्हें सपोर्ट देंगे और जयगोपाल पहले कुछ दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नज़र रखेगा। फिर जयगोपाल जी पहचानेंगे स्कॉट को और उसके बाद उसे मारा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन इस घटना को अंजाम देना था, जयगोपाल ने इशारा तो किया, लेकिन वह स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स था। आज़ाद जी ने पीछे से सपोर्ट था। भगत सिंह जी और राजगुरु जी जाते हैं और उसको उसके ऊपर अपनी माउज़र खाली कर देते हैं, उसको वहीं मार देते हैं। इसके बाद वे दोनों दौड़ने लगते हैं। उनके पीछे एक सिपाही था, चनन सिंह, वो दौड़ता है। वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वो पास आने वाला होता है उनके, तो आज़ाद जी वहाँ पर आ जाते हैं। आज़ाद जी का निशाना इतना सटीक था कि आज़ाद जी उसको एक गोली शायद पैर में और एक और गोली मारते हैं, जिससे कि वह घायल हो जाता है और भगत सिंह जी और राजगुरु जी भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद लाहौर में पूरी तरह कर्फ्यू लग गया, पूरा लाहौर बंद हो जाता है। ये घटना तो आप सभी को पता होगी। फिर भगत सिंह जी अपने बाल कटवा लेते हैं और भगवती चरण वोहरा जी की वाइफ दुर्गा भाभी जी के साथ उनको अपनी वाइफ बनाकर, मतलब विलायती एक ढोंग करते हैं विलायती बनने का, जिस तरीके से वे सब लाहौर से बाहर निकल जाते हैं। आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये सब इस तरह से बाहर निकलते हैं और फिर अपनी आगे की गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां उनको जारी रखते हैं। एक समय ऐसा आता है जबकि अंग्रेजी सरकार देश में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को लाने वाली थी, जिसके अंतर्गत क्या था, सारी जो भी स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गैर कानूनी करार करके बंद करवा दी जाएंगी, किसी भी इंसान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और इस तरह के इसमें प्रावधान थे, जिससे हमारे देश को सिर्फ घाटा था, हमारे मजदूरों को, मजदूर क्लास के जो लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, और इन सब को मतलब बहुत बड़ा नुकसान था। इसके लिए भी एचआरए खड़ा हुआ। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जितने भी साथी थे, भगत सिंह जी, इन सब ने एक फैसला किया। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम फेंका जाएगा। बम फेंकने की कला इन्होंने जतिन्द्र नाथ जी से सीखी, जतिन्द्र नाथ दास जी से। उन्होंने पूरे दल को बम बनाना सिखाया और एक बम तैयार किया गया जिसमें कि सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ होती और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके लिए भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को चुना गया कि असेंबली में जाकर बम फेंकेंगे। पहले तो आज़ाद जी इसके खिलाफ थे, भगत सिंह जी को वहाँ भेजने के, क्योंकि भगत सिंह जी और सुखदेव जी दल के ऐसे सदस्य थे जो सबसे ज़्यादा शातिर, सबसे ज़्यादा दिमागदार और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और सॉन्डर्स जो मर्डर केस था उसकी फाइल अभी तक खुली थी, तो इसलिए ये रिस्क था। लेकिन बहुत मुश्किल से सुखदेव जी और भगत सिंह जी ने आज़ाद जी को मनाया। उसके बाद वो बम फोड़ने के लिए असेंबली में भेजा गया, इसके लिए आज़ाद जी राजी हुए। फिर बम फोड़ा गया और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी, बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी ने। इसके बाद जेल गए। यूँ तो आज़ाद जी की तस्वीर देखकर आपको लगता होगा कि ये स्वभाव से बहुत ही गर्म मिजाज के और हठी इंसान है, किंतु मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत ही कोमल हृदय के इंसान थे। इसकी पुष्टि शिव वर्मा जी अपनी किताब संस्मृतियाँ में करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि झांसी केंद्र पर उस दिन काफ़ी भीड़ थी। ये बात है जब असेंबली में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फोड़ दिया था, उसके बाद वे दोनों जेल चले गए थे। तो दिल्ली में सिर्फ शिव वर्मा जी बचे थे और बाकी सारे लोग झांसी वाले केंद्र पर इनका इंतजार कर रहे थे। तो वे अपनी किताब में लिखते हैं, झांसी के केंद्र पर उस दिन काफ़ी भीड़ थी। आज़ाद, भगवान दास माहौर, सदाशिवराय मलकापुरकर, वैशंपायन और बाहर से राजगुरु तथा कुंदन लाल जी भी आ गए थे। मेरे पहुंचने पर सभी साथियों ने घेर लिया। सभी लोग दिल्ली के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक थे, खासकर दत्त और भगत सिंह के बारे में। हम लोग आज़ाद को घेर कर बैठ गए। बातें होने लगी। मैं अपने साथ दत्त और भगत सिंह के चित्र ले गया था। उन्हें देखकर सभी साथियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज़ाद अपने पर काबू किए बैठे रहे। तो एक साथी वहां से उठकर बाहर जा रहा होता है, गलती से उसका पैर उन चित्रों पर पड़ जाता है जिसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी की फोटो पड़ी होती है। तो अचानक से आज़ाद जी चिल्ला उठते हैं। तो वो रुक जाता है, वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो नीचे देखता है कि उसका पैर जो है कि उस चित्र पर पड़ा हुआ है। चिल्लाने के बाद आज़ाद जी ने स्वयं पर काबू पाया और उसके बाद उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वे बोले, ये लोग अब देश की संपत्ति हैं, शहीद हैं, देश इनको पूजेगा। अब इनका दर्जा हम लोगों से बहुत ऊंचा है। इनके चित्रों पर पैर रखना देश की आत्मा को रौंदने के बराबर है। कहते कहते उनका गला भर आया। तो वे इतने कोमल हृदय वाले थे। असेंबली में बम के बाद कुछ ही दिनों बाद
दो योजनाएं बनानी थी। एक देहरादून में जब वायसराय शिकार पर आए तो उसके ऊपर बम फेंकना, और दूसरा दिल्ली से लाहौर जाते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाना। लगभग सभी साथियों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने पर जोर दिया, लेकिन शिव वर्मा ने बोला एक बार वायसराय पर अपना हाथ आजमा लेते हैं। तो इस पर आज़ाद जी क्या बोलते हैं? अब मैं अलग अलग साथियों को एक्शन में नहीं झोंकूंगा। फिर कुछ रुक कर बोले, दल के सेनापति के नाते क्या मेरा यही काम है कि लगातार नए नए साथी जमा करूं और उनसे अपनापन बढ़ाऊं, और फिर योजना बनाकर उन्हें अपने ही हाथों मौत के हवाले कर दूं, और मैं आराम से बैठकर आग में झोंकने के लिए नए सिरे से नया ईंधन बटोरना शुरू कर दूं? कहते कहते उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। ऐसा शिव वर्मा जी अपनी किताब संस्मृतियां में लिखते हैं। एक दिन क्या हुआ, इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में किसी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि यहाँ आज़ाद जी हैं, और उन्हें घेर लिया गया। 27 फरवरी 1931 का वो दिन था। अंग्रेजों ने चारों तरफ से आज़ाद जी को घेरा और उनके ऊपर मतलब आक्रमण कर दिया, और आज़ाद जी भी काफ़ी 20-25 मिनट तक लड़ाई लड़ी चली थी ये। आज़ाद जी को भी 1-2 गोलियां लगी। अब पूरे जीवन भर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए आज़ाद जी। अंतिम वक्त पर अपनी ही गोली से खुद को मारा और अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे। तो इस तरह आज़ाद जी ने माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातों से आपके मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा होगा। आप आज़ाद जी को थोड़ा सा और करीब से जान पाए होंगे, और आप जान पाए होंगे कि वे कितने ही कोमल इंसान थे और कितने महान भी थे साथ ही साथ। मेरे लिए तो ये दिवस किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं होता, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। मन ही मन आज़ाद जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सब भी करिए। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।